हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया, उसी का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था ऐसे चिप टाइप का, उस टाइप का। इसमें बेटा आपने को क्या दिया है, एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें टू चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू। ये दोनों फिक्स्ड है। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? फिक्स्ड है। दोनों चार्जेस का बीच का सेपरेशन दे रखा है अपने को 2L। कितना दिया हुआ है? 2L। अब ये जो चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे, मतलब यहां से L सेपरेशन पे और यहां से L सेपरेशन पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज, जिसका मास कितना है बेटा? m है। ठीक है ना। अब इसका अपने को टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो ये है कि टाइम पीरियड तो जब आएगा जबकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी एसएचएम परफॉर्म होगा, और एसएचएम का टाइम पीरियड आता है। तो पहले अपने को क्या चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। ठीक है ना। तो क्या करें बेटा, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया। ये बहुत छोटा है, डायग्राम में बड़ा बना रहे हैं, वैसे ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एल। ठीक है ना। स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, एक्स डिस्प्लेस किया। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स देखते हैं। देखो बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ कौन सा चार्ज है? ये है माइनस क्यू चार्ज, डिस्प्लेस कर दिया अपन ने। अच्छा, अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है यहां से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा बेटा? इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। सपोज उसने किया एफ फोर्स से अट्रैक्ट। कितने फोर्स से किया? एफ फोर्स से। इन द सेम वे ये वाला जो चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये डिस्टेंस सेम है और ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, और ये चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है और ये चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है। तो अगर इसको एफ बोला है तो ये भी एफ ही होगा, फोर्स भी सेम लगेगा क्योंकि चार्जेस की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है ना। अब सपोज ये एंगल है थीटा, हमने ये एंगल को थीटा सपोज कर लिया, मान लेते हैं ये एंगल है हमारे पास थीटा। ठीक है ना। ये एंगल थीटा है। तो अब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स यहाँ देखते हैं। देखो बेटा, ये है माइनस क्यू चार्ज, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ फोर्स, ये वर्टिकल, ये एंगल थीटा, और इस डायरेक्शन में एफ फोर्स, और ये भी एंगल थीटा। अब देखो ये जो फोर्सेस हैं इनके टू कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं बेटा हम। इस डायरेक्शन में तो आएगा एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा, और इन दोनों के दोनों कंपोनेंट आएंगे, इधर इसका एफ कॉस थीटा, इसका भी एफ कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा? 2f कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, एफ साइन थीटा एफ साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है बेटा अपने पास? 2f साइन थीटा आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लिखेंगे हम लोग, अच्छा ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। क्यों है? क्योंकि देखो हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था और इसकी टेंडेंसी किधर है? नीचे आने की। 2f साइन थीटा से नीचे आ रहा है, तो दोबारा इसी पोजीशन पे आ रहा है ना। मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या होगा? ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। मतलब अब जैसे हम लोगों ने एक्स को यहाँ डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया, तो ये नीचे आएगा। जैसे यहाँ आएगा तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी तो यहाँ रुकेगा नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जैसे अभी डाउनवर्ड आया ना, वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा बेटा? इस पोजीशन क्या नाम, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे, इस मीन पोजीशन का लोग ऐसे ऐसे क्या करेगा? एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो नेट फोर्स लिखे अभी हम लोग। तो नेट फोर्स क्या है बेटा? 2f माइनस का, कि माइनस क्यों लिया? क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए, माइनस 2f cos थीटा। तो f नेट लिखें तो माइनस 2, f की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से f लिखूं तो क्या लिखूंगा? k क्यू क्यू बाय ये वाला सेपरेशन पे स्क्वायर, तो लिखेंगे k क्यू बाय, अच्छा ये l है और ये x है, तो ये वाला सेपरेशन आएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे 2 k क्यू बाय अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा एज इट इज।
तो क्या लिखेंगे बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू -2k स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखो, ये वाला ट्रायंगल यूज करें, ये वाला कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो है बेस एक्स और हाइपोटेनियस क्या है, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ नेट क्या लिखेंगे बेटा, -2k ये तो एवरेज, ठीक है ना, अपॉन देखो ये पूरा है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है तो क्या है रेज टू दी पावर 1, और इसका एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर क्या है, हाफ, अंडर रूट है ना तो हाफ है, तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो क्या लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 इंटू एक्स, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें वही एसएचएम वाली कंडीशन लगाएंगे, एसएचएम कब मानेंगे हम, जबकि एक्स की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में क्या हो, वेरी लेस हो, तो क्या लिखेंगे इफ x इज वेरी 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 लेस देन एज कंपेयर टू l, तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो x स्क्वायर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको क्या कर सकते हैं अपन, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू, इसको इग्नोर कर लेंगे, तो देखो ये तो एवरेज है, -2k बाय, इसको इग्नोर किया तो एल स्क्वायर, स्क्वायर से ये एल स्क्वायर है ना, तो इसको तो 0 कर दिया, इसको तो 0 कर दिया, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल रेज टू दी पावर 3 बचा, एल रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, देखो बेटा 2k बाय एल क्यू, सब चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, तो इनको अपन एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं के डैश से, और एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के डैश इंटू एक्स, तो देखो कंपेयर करें तो यहां से ऑन कंपेयरिंग के डैश की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, के डैश इज इक्वल टू 2k बाय एल क्यूब, तो यहां से के डैश की वैल्यू पता चल गई, तो देयरफॉर टाइम पीरियड लिखें तो क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट m बाय के डैश, और के डैश की वैल्यू क्या है रही, तो क्या लिखें 2k अपॉन एल क्यू, तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, अब ये सेकंड क्वेश्चन किया है इसी तरीके से, तो 2 अंडर रूट ml क्यू 2k क्यू, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लिखो इसको। तो देखो बेटा, अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है इसमें हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया है और फोर्स पढ़ लिया है, मतलब कूलम फोर्स पढ़ लिया है, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसको पढ़ने के पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए, तभी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आएगा। तो इसके पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के पहले पढ़ेंगे टेस्ट चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज अ प्रपोज्ड चार्ज, ये डेफिनेशन है, आप लिख लेना, आपको लिखने के लिए लिखी मैंने ये, ठीक है ना, बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूँ। इट इज अ प्रपोज्ड चार्ज विच इज यूज्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इट इज टू स्मॉल दैट इट्स इफेक्ट एट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज 0। अभी तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टेस्ट चार्ज, कभी कभी इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो टेस्ट चार्ज बोलते हैं सिंपली, या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, या सिंपली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे इसको। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। इसको डिफाइन कर दिया फिक्स्ड कर दिया ताकि चीजें समझ में आए सिंप्लीफिकेशन के लिए। एक चार्ज होता है जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, टू स्मॉल बोला ना इसमें,
इट इज टू स्मॉल, है ना, दैट इट्स इफेक्ट एट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज जीरो, इसका इफेक्ट बिल्कुल भी जीरो होता है। वो सब अपन पढ़ेंगे, अभी आप तो सिंपल सोवर ये समझो कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। वो धीरे धीरे अब समझ आएगा, मैं अभी एकदम से ज्यादा बोलूंगा तो समझ भी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। इसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है जब तक कि वो स्पेशली बोले ना किसी गिवन सिचुएशन में, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो ये होता है टेस्ट चार्ज। अच्छा, मैं एक सजेशन और दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार टेस्ट चार्ज का यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कभी भी काम हो तो हमेशा टेस्ट चार्ज अपने पास ही रखो, मन में हमेशा, पॉकेट में बोलता हूं मैं हमेशा कि पॉकेट में अपने हमेशा क्या रख के घूमो, टेस्ट चार्ज, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से डील कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन याद करवाने का तरीका है, ठीक है। पॉकेट में क्या रखना है अपने को, हमेशा टेस्ट चार्ज। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। It is a 3D area surrounding any particular charge in which if same or another charge is brought, then it will experience either the force of attraction or force of repulsion। तो देखो बेटा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म टॉपिक पढ़ा है, और अपन नहीं भी पढ़ा तो वैसे भी जानते हैं कि अगर एक मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, सपोज बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अगर इसके पास में, ये दूर दूर रखें, दोनों टच नहीं कर रहे, दोनों मैग्नेट टच नहीं कर रहे, ये अनदर मैग्नेट लेते हैं, ये साउथ पोल है तो इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल, जैसे इसके पास लाऊंगा तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। साउथ साउथ सेम टाइप के पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये वाला साउथ इसको रिपेल करेगा, ये वाला साउथ इसको रिपेल करेगा, तो दूर दूर जाएंगे। और अगर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके पास में अगर मैं नॉर्थ पोल लाऊं दूसरी मैग्नेट का, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, या फिर फोर्स से, समझे कि नहीं समझे। तो बेटा मैग्नेट तो अपन ने हाथ में छू रखी है, देख रखी है, बचपन में उसके साथ खेले हुए हैं, जादू दिखाया है दोस्तों को, ठीक है ना। तो जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन, निकेल वगैरह, उनको बिना छुए दूर से ही हवा में क्या अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेती है, या किसी एक मैग्नेट के पास में अपन दूसरी मैग्नेट को लाते हैं, ठीक है ना, तो बिना छुए क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है ना। ये देखो, दूर से ही फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को, फिजिकल कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो बेटा ये फोर्स कैसे लग पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, जब मैग्नेट जो होती है उसके चारों साइड एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जहां तक उसका इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट है, उससे बहुत दूर पे अगर आप कोई आयरन पीस रखोगे तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन आयरन पीस को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो उसको इजीली अट्रैक्ट कर पाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक जो मैग्नेट होती है उसका एक अपना एक फील्ड होती है, अपना एक एरिया होता है जहां तक उसका इफेक्ट होता है, जहां तक वो फोर्स लगा सकती है। इसको बोलते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, या आप लोगों ने पढ़ा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा भी होगा कि जो मैग्नेट होती है उसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं स्कूल में कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, कई कई टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, जिस तरीके से मैग्नेट जो होती है वो बिना छुए अनदर मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है ना, कैसे लगाती है, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू, मतलब उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके थ्रू क्या लगा पाती है, फोर्स लगा पाती है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके चारों साइड भी एक एरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक वो किसी अनदर चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और अगर सामने वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब बहुत सेम टाइप के हैं, ठीक है ना, तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और दोनों के दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं तो क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी जहां तक उसका इफेक्ट होता था। इन द सेम वे चार्ज के चारों तरफ जो एरिया होता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज रखा,
इसके चारों साइड का एक ऐसा एरिया जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट होता है, मतलब अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे इस एरिया में, ठीक है ना, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेट में बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सोचा कैसे गया? देखो बेटा, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले सोचा कि अगर एक चार्ज के पास में दूसरा चार्ज रखते हैं तो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज को छू नहीं रहे हैं और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, अपने लिए तो होता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि जरूर इसके चारों साइड कोई इमेजिनरी ऐसा एरिया है, इमेजिनरी रीजन है जो जिसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं, और वो चीज इनविजिबल है हमारे लिए दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अपन उसको फील कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को इन्होंने नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है बेटा, किसी चार्ज के चारों तरफ 3D में जैसे चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों साइड 3D में, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के बीच में आप किसको रख दो? किसी चार्ज को रख दो उसके सेंटर पे, तो उसके चारों साइड जो फुटबॉल का जो सरफेस है वहां तक का जो एरिया होता है 3D में ही होता है ना वो, उसको बोलते हैं बेटा, उस टाइप की चीज को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3D में होता है, 3 डायमेंशन में, ठीक है ना, जहां तक उसका इफेक्ट होता है, ठीक है ना। देखो ना, पर्टिकुलर चार्ज विच इज सेम अनदर चार्ज इज ब्रॉड देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब उस एरिया में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं बोलता हूँ फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और ये बेसिक डेफिनेशन थी, थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन बोलते हैं। अपने को तो मैथमेटिकली डील करना है, तो इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो आप, ठीक है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी अपन ने थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक 3D एरिया होता है किसी चार्ज के चारों साइड। अगर उस 3D एरिया में अपन किसी अनदर चार्ज को लेके आते हैं तो वो जो अनदर चार्ज है वो फोर्स को फील करता है। अब वो रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है कि चार्ज किस नेचर का है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज अंडर लिमिटिंग कंडीशन क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो देखो, जैसे सपोज ये एक चार्ज है, ठीक है, इस पे नाम दिया अपन ने प्लस कैपिटल क्यू नाम दिया, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है ना। यहां से इस चार्ज से कुछ सेपरेशन पे, सपोज स्मॉल आर सेपरेशन पे हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो ये मान लेते हैं हमने पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक चीज अब साइंटिस्टों ने देखा कि अपने को कुछ ना कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है इसके चारों साइड 3D में एक एरिया होगा, ठीक है ना, जहां पे इसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसको डिफाइन कैसे करें, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो उन्होंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को डिफाइन किया, ठीक है। तो जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होता है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे बेटा अपन, मैंने बोला था पॉकेट में रखो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज ये है पी पॉइंट, क्या है? पी पॉइंट। ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। कैसा है? पॉइंट। आपको दिखाई दी इसलिए मैंने ऐसे बॉल टाइप बना दिया। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। तो अभी अपन देख क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसका अपन फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे, पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आर डिस्टेंस पे, तो पी पॉइंट पे। तो कभी भी ध्यान रखो, याद करने का तरीका कि बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूछता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण, तो आप पॉकेट में से ऐसा इमेजिन करो, पॉकेट में से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकाल के उस पॉइंट पे रखो,
तो अपन ने यहाँ पे पॉकेट में से निकाल के क्या रख लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा। अब सुनो, अब ये जो चार्ज है इसके कारण इसके कारण ये क्या करेगा बेटा, फोर्स को फील करेगा ना, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो वो फोर्स कितना लगेगा वो वैल्यू निकालते हैं, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके पहले अपन बताते हैं, ये जो प्लस क्यू चार्ज है जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको बोलता हूं बेटा मैं सोर्स चार्ज। क्या बोलता हूं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बोले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पे क्या रखते हैं बेटा अपन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये रखा अपन ने टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहा है, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज बोला अपन ने, इसको टेस्ट करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी। अब सुनो, तो इसको बोला गया है कि क्यू नॉट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ऐसा क्यों बोला वो देखते हैं। देखो इसमें बेटा वर्ड यूज हुआ है, डेफिनेशन में भी ये वर्ड यूज हुआ है कि क्यू नॉट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू बहुत छोटी होना चाहिए। ऐसा क्यों किया, इधर देखते हैं अपन साइड में आके। मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज रख दूं अपनी मर्जी का, ठीक है ना, तो ये जो चार्ज है इसकी तो फील्ड होगी। देखो जैसे कि देखो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इसकी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये इसके चारों साइड सराउंडिंग में एक एरिया होगा, ये सराउंडिंग में एक एरिया होगा जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अब मान लो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी चार्ज रख दूंगा, उसके ऊपर फोर्स निकालूंगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, अभी जो क्यू चार्ज है इसकी भी तो फील्ड होगी, तो इसकी फील्ड होगी तो मान लेते हैं वो ऐसी, हालांकि बीच में होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, थोड़ा सा बीच में आ जाएगा ऐसे। इसकी भी तो फील्ड होगी, तो ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड इंटरेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो एक्चुअल जो आंसर आना चाहिए, मतलब इसकी जो फील्ड है उसका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए वो नहीं मिलेगा हमको। ये इसकी फील्ड, इसकी जो एक्चुअल फील्ड है उसको इसकी जो फील्ड है वो कैंसिल आउट कर देगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जैसे फोर्स देख रहे थे अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में, तो नेट फोर्स बताएगा ये, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या चाहते हैं कि ये जो चार्ज है जिसको टेस्ट चार्ज बोला, जिससे अपन सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, इसकी वैल्यू इतनी छोटी हो ताकि इसकी जो फील्ड है ना वो नेग्लिजिबल हो, छोटी सी हो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी है, तो अगर मान लो इसको ये कैंसिल भी करेगी तो थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस पे जो लगने वाला फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने इसको क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माना हुआ, बहुत छोटा सा चार्ज है, ताकि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बहुत कम हो, ताकि इसकी जो एक्चुअल फील्ड है उसको इफेक्ट ना करे। इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया बेटा टेस्ट चार्ज का, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा कैसी होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या रख दिया बेटा, टेस्ट चार्ज रखा। अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैंने बोला टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये चार्ज जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स F इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना। इस फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। तो देखो इसने बोला है इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, ये डेफिनेशन है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तो सिर्फ डराने का तरीका है, अपन इसमें ज्यादा डील नहीं करना, बस ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होना चाहिए। और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिंपल सी लैंग्वेज में देखे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज।
मतलब यूनिट चार्ज पे, मतलब सॉरी टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से और एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है यहाँ से, देखो F इज इक्वल टू, क्या लिखें इसको, यहाँ लिखता हूँ, इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है ना। तो फोर्स भी लिख सकते हैं। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको 11th में काइनेमेटिक्स में बताया था कि वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम है, ठीक है ना, तो आप इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ग्राफ में बताया था ना, ग्राफ जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मालूम है आपको किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, तो उसका अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट भी बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप फोर्स भी लिख सकते हो उसका, और अभी अपन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो अपन ने यहां से देखा F इक्वल टू क्यू। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, फोर्स को क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच लगने वाली फोर्स को क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो इसका इफेक्ट आ रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सॉरी K Q बाय R स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये तो हो गया फोर्स, ये तो हो गया फोर्स, और Q नॉट एलरेडी, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, K Q बाय R स्क्वायर, K Q बाय R स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, और क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे फोर्स लिखते थे ना वैसे इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 इंटू 10⁹9 Q बाय R स्क्वायर, ऐसे। तो ये तीन डिफरेंट फॉर्मूले जैसे हमने फोर्स में देखे थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बेटा इसमें देखो अपन जब फोर्स लिखते थे तो K Q Q बाय R लिखते थे, इसमें से एक Q गायब है। देखो इसमें सिर्फ कौन सा चार्ज आ रहा है, ये चार्ज कौन सा है, ये वाला चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है, मतलब वो वाला चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो वाला चार्ज है। देखो टेस्ट चार्ज तो गायब हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली फोर्स ही है, उसमें सिर्फ सोर्स चार्ज लिखो, टेस्ट चार्ज को गायब कर दो, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। देखो और देखो हमें ये सोर्स चार्ज आता है, ध्यान रखना। अच्छा, यहां से अगर अपन देखें तो देखना F इज इक्वल टू क्यू ई है, वेक्टर फॉर्म में देखना है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बता दिया, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज के कारण जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब आपको मान लो कोई चार्ज दिया हुआ है, ये कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, और पूछा बताओ इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ मन में से क्या रखेंगे अपन, टेस्ट चार्ज रख लेंगे। तो बोल ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F फोर्स से, ये रिपेल कर रहा है ना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है यहाँ, F फोर्स रिपेल कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो F फोर्स की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन, ऐसे। तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों साइड ऐसे होती है,
ये क्यू चार्ज है, इसके चारों साइड कैसे होती है बेटा, इस डायरेक्शन में, अवे, दूर की डायरेक्शन में, ऐसे होती है। अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे जब समझेंगे, ऐसे होती है। देखो अपन यहाँ देख रहे हैं तो ये पॉइंट यहीं तो है, यहाँ पे ऐसे, तो इस पे किधर है, इस डायरेक्शन में है। बात समझ आई? कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है ना बेटा? अच्छा, एक चीज और देखें, अगर अपन, अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। चलो मैं बताता हूँ। ये चार्ज सपोज नेगेटिव है, अपने को यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू तो वो होगी मैग्नीट्यूड बाई डायरेक्शन देखना है, तो मन में यहाँ क्या रखेंगे बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बोलो ये चार्ज इस चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आया इस डायरेक्शन में। अब टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उधर ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इधर होती है। तो इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज, इनफाइनाइट से आएगी, अभी धीरे धीरे सीखेंगे, और इस पे आके टर्मिनेट होगी, ऐसे ऐसे आती है बेटा, ऐसे ऐसे आती है। देख, इसकी तरफ आ रही है ना, ऐसे, ये इसकी तरफ आ रही है ऐसे, ठीक है ना? तो सिंपल सोवर सी बात है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे क्या रखो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है ना? अब देखो आगे। अच्छा, इसमें अगर अपन देखें तो यहां से अगर अपन देखें, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के। सोर्स चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। मतलब ये चार्ज जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो आप चार्ज को बढ़ाओगे, सोर्स चार्ज को, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही तो बोलते हैं, मैग्नेट जो है, मैग्नेट का जो पोल है, नॉर्थ पोल जितना बड़ा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, वो उसकी ताकत भी उतनी ज्यादा होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना? यहां से और देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा आर स्क्वायर के। मतलब डिस्टेंस आप जितनी ज्यादा लोगे सोर्स चार्ज से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कम आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है सोर्स चार्ज। यहां से हम लोग जितने ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि आर की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मान लो ज्यादा। फिर थोड़ा और आर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे जैसे अपन ज्यादा डिस्टेंस पर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और अपन देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू देखो, मैं इनफाइनाइट कर दूं आर की वैल्यू क्या कर दूं, अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ जीरो है, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट मतलब क्या, एक बहुत बड़ी डिस्टेंस, बस चार्ज के रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ी डिस्टेंस। मतलब चार्ज तो इतना सा होता है जो कि दिखाई नहीं देता, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा और दूर चला जाऊं तो वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब वहां पे उसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। एक चीज और देख पाते हैं, देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/4πε0। ठीक है ना? अब मीडियम में रखेंगे, क्या लिखेंगे अपन ने, फोर्स में जैसे लिखा था 4πε0 एप्सिलॉन। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अपन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम रखने से फोर्स चेंज हो जाता है, फोर्स चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई। कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है ना? तो तीन चीजों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है बेटा। एक तो सोर्स चार्ज के ऊपर, चार्ज की वैल्यू कितनी है, बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, सोर्स चार्ज को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं मीडियम के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो
ये सब कॉन्सेप्ट नोट करते जाना, धीरे धीरे मिटाता तो जा रहा हूं मैं, लेकिन आप नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो इन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्यू बाय आर स्क्वायर, या तो इस फॉर्मेट में और क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं क्यू बाय आर इसको। तो ऐसे लिख सकते हैं मीडियम के लिए। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये मीडियम में लिख देते हैं, जैसे फोर्स लिखा वैसे ये सब कुछ। बात समझ आएगी कि नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, वेक्टर फॉर्म में अगर अपन देख रहे हैं तो इसकी जो चार्ज की वैल्यू है वो पुट विथ साइन, चार्ज की वैल्यू अगर आप विथ साइन पुट करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो अगर ये तो अपन ने टेस्ट चार्ज लिखा, अगर मान लो क्यू नॉट चार्ज लिखा तो क्यू नॉट चार्ज पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी, तो विथ साइन वैल्यू पुट करके अपन देख सकते हैं। अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो ये बेटा मीडियम में था और ये ऐसे था, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वगैरह, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। तो देखो एसआई यूनिट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूटन, और चार्ज को कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। इसको एक काम करते हैं, मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, और मीटर से मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो न्यूटन इंटू मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, वर्क। तो इसको लिख सकते हैं W अपॉन C, ये कूलम है, कूलम सेंटीमीटर नहीं है, नहीं सेंटीमीटर लिख लो, ये कूलम है और ये मीटर है, ठीक है ना। तो बेटा देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अभी अपन पढ़ेंगे, आपने हालांकि 10th में पढ़ा होगा, ये अपन पढ़ेंगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको बोलेंगे V, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल V अपॉन M। तो इसकी दो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन कौन सी, एक तो न्यूटन पर कूलम, ये भी ज्यादा ट्रेंड में रहती है, और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। इस फॉर्मेट में भी अक्सर वैल्यूज गिवन होती है। तो अगर वोल्ट पर मीटर दे रखा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है ना। अब देखो इसका अपन देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, सॉरी हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो होता है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का क्या लिखेंगे अपन, ML_T-2, और चार्ज को क्या लिखते हैं अपन, Q इज इक्वल टू AT, तो एम्पियर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, M1L1, ये T ऊपर पहुंचेगा, T-3, T-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नोट कर लो। और अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। करो उसको जल्दी से नोट।